इरम, यूक्रेन आप कब से गए थे और अभी जो यहाँ पर वहाँ पर वॉर चालू हुई उसके बाद आपको क्या क्या परेशानियाँ आई वो बताइए। 14 फेब यहाँ से मैं फ्लाई हुई थी यूक्रेन के लिए। देन वहाँ पे जाने के बाद हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बट फिर 24 फेब से वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पे रशिया वॉर्स स्टार्ट करने लग गए वहाँ पे। मतलब अपने आप बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह शुरू हो गया। फिर बच्चों को 23 फरवरी तक हम हॉस्टल में रहे। फिर 24 फेब को उन्होंने कहा कि आपको हॉस्टल के बंकर में रहना होगा। फिर हम वहाँ पे 24 फेब से 1 मार्च तक हम वहीं पे रहेंगे। तो उस बीच वहाँ पर चलता था वही सब हो रहा था वहाँ पर। उस बीच वहाँ पे इतने आवाज़ आते थे, वहाँ पे पूरी एक खिड़की वाइब्रेट होता था। वहाँ पे हमने खुद से वहाँ पे फायरिंग सब कुछ देखा है, तोप वगैरह सब हमारे सामने, मतलब हम देखा है वहाँ पे, बहुत कुछ देखा है। आपने अपने परिवार वालों से उस टाइम पे कांटेक्ट किया था तो और क्या बातें हुई परिवार वालों की? वो भी यहाँ पे सब यहाँ पे भी मतलब सब न्यूज़ वगैरह में सब वही सब दिखा रहा था। सब बहुत बताते थे कि हम ऐसा वहाँ पे बंकर्स में, वहाँ पे सीनियर्स लोग और टीचर जितने भी सर वगैरह है वहाँ पे, जो हॉस्टल का जो अथॉरिटीज़ वगैरह थे वो सब हमारी हेल्प करते थे। वहाँ पे हमको रखे अच्छे से, हम रहे 1 हफ्ता तक बंकर में। हमारी इंडियन एम्बेसी ने आपकी वहाँ पर कितनी मदद की और कितने हिंदुस्तान लाने में कितना उनका हाथ? इंडियन एम्बेसी कह रहे थे बस आपको यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करना है, उसके बाद वो सब कुछ अपना संभाल लेंगे सारा। मतलब बस बॉर्डर तक पहुंचना था हमें। मतलब बॉर्डर तक आप पहुंचो, उस बीच हम कुछ नहीं कर सकते या दूसरा? उस बीच तक हम वहाँ से 1 मार्च को हम वहाँ से बंकर से बाहर निकले। हमें बाय वॉक हमें स्टेशन तक जाना पड़ गया, जो कि कुछ 8 to 10 किलोमीटर्स बाय वॉक। हम सारे स्टूडेंट्स 1100 स्टूडेंट हमारे साथ थे। अभी हाल ही में इंडियन एम्बेसी ने एक इवैक्यूएशन अनाउंस किया था कि आप लोग सुमी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है सुमी में जो अटके हुए थे, तो आप उसी बैच से आए हो? हम खार्किव नेशनल से खार्किव स्टेट के बच्चे थे। सुमी हमारे बाजू वाली स्टेट थी। अच्छा। वहाँ पे भी कंडीशंस बहुत बुरे थे, लेकिन बंकर में तो मतलब हमारा सिचुएशन बहुत ही ख़राब था। हम बहुत ही एडजस्ट करके, खाने पीने भी मतलब 3 टाइम में 1 टाइम मिलता था, 1-2 टाइम मतलब ऐसा एडजस्ट करके वहाँ पे मिलता था हमको। एक फोटो मैंने देखी है जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे एक हाथ से ऐसे बंधे हुए सीट बेल्ट से, और पैसेंजर ट्रेन में जैसी भीड़ होती है उसी तरह से वो प्लेन में बैठ गया है। तो आपको भी ऐसे ही लाया गया या आप आराम से आए हो? हम तो लास्ट, हमारे खार्किव के लास्ट बैच ऑफ बच्चे जो निकले थे वहाँ से इवैक्यूएट हुए थे, हम उसमें आए थे। तो हमारे लिए इंडियन एम्बेसी की तरफ से बस अरेंज हुआ था, तो हम आराम से आए हैं। कितने बच्चे आपके साथ में आए हुए? हम जो लास्ट बैच के बच्चे थे 54 बच्चे डबल डेकर बस में आराम से लेके आया है। इंडियन एम्बेसी ने वहाँ हेल्प किया है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि वहाँ की जो फौज है वो इंडियन छात्रों में से जो छात्राएं हैं उनको भी जो है उठा करके लेके जा रहे थे। कहाँ तक सच्चाई है? जी ऐसा नहीं था। यूक्रेन के जो मिलिट्री आर्मीज थे वो हमारी बहुत हेल्प किए। हमें बॉर्डर तक उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया कि रशियन आर्मी ने किया है वो रशियन आर्मी ने किया है वहाँ पर। और जो बच्चों को उठाने की वारदातें हुई है वो रशियन आर्मी की तरफ से हुई है, जो पोलैंड के बॉर्डर पे थी। जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के ऊपर नो इंडियन स्टूडेंट्स लिखा हुआ था, इसकी क्या सच्चाई है? क्या ऐसा था कि इंडियन बच्चों को अलाउड नहीं किया जा रहा था वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्फ्यू के बाद तो बच्चों को मतलब वहाँ पे डबल मार्शल लॉ अलाउ कर देता है कि जो अगर आप दिखोगे तो ऑन द स्पॉट आपको शूट कर दिया जाएगा। अच्छा। ऐसा कोई इंडियंस के लिए ऐसा रोक टोक नहीं था। जैसे कि आपने बंकर का बताया, तो बंकर में ऐसी क्या आपको समस्या आ रही थी बंकर में, तो आपने इंडियन एम्बेसी को बताई? बंकर में तो बस हमारे खाने पीने की प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी तो हम वहाँ पे बस डर लग रहा था क्योंकि हमारे 10 मीटर्स के रेडियस में वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, फायरिंग हो रहा था बहुत। उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि आप हिंदुस्तान आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे? उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि इंडियन एम्बेसी हमारी कुछ हेल्प करेगा। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे भी करके बॉर्डर तक पहुँचना है, एम्बेसी वहाँ से हेल्प करेगी। तो बॉर्डर पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं रखी गई थी? हम 1 मार्च को निकले थे वहाँ से, हम स्टेशन पहुँचे थे 1 मार्च को, और फिर 2 को हमको कहा गया कि आपको कैसे भी करके खार्किव स्टेट छोड़ के पीसोचिन पहुँचना है। तो पीसोचिन हम बाय वॉक कुछ अप्रोक्स 30 किलोमीटर्स तक, हम कुछ 1100 स्टूडेंट्स बाय वॉक कुछ पूरा दिन चले, 12 से 15 घंटे तक हम चलते गए और पीसोचिन पहुंचे। हेल्प हुई होगी आपकी उस बीच वहाँ के लोगों? उस बीच कुछ नहीं। उस बीच बस हमको आर्मीज ने हमको डायरेक्शन दिया कि आपको ऐसे जाना है, आप बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है, बस पीसोचिन पहुंचना था कैसे भी करके। तो हाँ, हम जब
यहाँ से निकले तो हम जब रास्ते में थे तो हमारे सामने मतलब ऐसा लगा था कि बस वो मिसाइल और बॉम्ब हमारे पास ही गिरे थे। हम भाग रहे थे वहाँ से, भाग करके हम मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ टनल टाइप था मिलिट्रीज के, तो हमने वहाँ जाके हमको 10 मिनट्स तक हम नीचे रहे। थोड़ा सिचुएशन सही हुआ, वो वहाँ के आर्मी कंट्रोल रूम में मतलब कंट्रोल में कॉल करके कहा कि आप इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे भी करके हमको पीसोचिन बॉर्डर तक पहुँचाना है। जब आप बंकर से निकले तो कितने स्टूडेंट निकले थे हिंदुस्तान आने के लिए, और सब अप्रॉक्स 1100 थे, और सब बच्चे सही सलामत हिंदुस्तान पहुंचे? बॉर्डर पहुंचने के बाद में आपका कितने दिन बाद नंबर आया यहाँ आने के लिए? कितना वक्त लगा आपको यहाँ आने के लिए? हम पहले पीसोचिन पहुंचे, तो पीसोचिन में ऐसा था कि पहले वो कुछ एजेंट्स लोग अपने एड्यूपीडिया के बच्चों को निकाल रहे थे, एंड देन ऐसा कर करके वो जो उनका वो लोग ने पहले 2 बस निकाला, 3 मार्च को उन्होंने दो बस बच्चे को बाहर निकाले, और उस वक्त वो लोग $200 चार्जेस कर रहे थे। मतलब वो ज्यादा बढ़ा दिया गया था उसको। $200 चार्ज कर रहे थे, एंड देन 4-5 मार्च तक आते आते मतलब वो लोग कहने लगे $400 लगेंगे, लेकिन ये सब कुछ एम्बेसी की तरफ से था, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा कह रहे थे कि नहीं आपको पे करके आना होगा। फिर लेकिन हम एम्बेसी का वेट कर रहे थे कि नहीं उनकी तरफ से भी आएगी, मतलब अरेंजमेंट होगा। फिर हाँ स्टार्टिंग के 4-5 बस बच्चों ने वो पे करके गए। फिर हम लास्ट बैच थे जो खारकिव के यहाँ पे आने निकल, जो जब हमको एम्बेसी वालों ने बस अरेंज करके दिया था। किस चीज में आपने एडमिशन लिया था वहाँ पर? हम MBBS कोर्स में लिया था। तो अभी ये हालात है वहाँ के, वहाँ पे वॉर हो गया है, हाँ। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे आना पड़ा, आपकी कुछ फीस भी गई होगी, पैसा भी खर्च हुआ, तो इस ताल्लुक से भी वहाँ के लोगों का क्या कहना है? यूनिवर्सिटी क्या कहेगी? बाद में कभी वॉर खत्म होती है, आपकी वापसी होती है, तो एजुकेशन का आपके क्या वहाँ पे? एजुकेशन मिनिस्टर का कुछ मैसेज आया था अभी कुछ कल परसों की टाइम आया था कि 21 मार्च तक आपको हॉलीडे है, क्योंकि वॉर स्टार्टेड है ना, जब तक वो थोड़ा आराम नहीं ठीक हो जाएगा वॉर्स का, उसके बाद आपका ऑनलाइन एजुकेशन कुछ स्टार्ट कर दिया। मार्च तक मसला अगर उनका हल नहीं होता तो हो सकता है आगे भी बढ़ेगा डेट, हो सकता है अगर वॉर्स नहीं ठीक हुआ तो नहीं खत्म हुआ तो। इरम, जिस तरह से कहा जाता है कि इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाओ, ये हदीस है कि चीन तक चले जाओ, अगर इल्म हासिल करना है इल्म हासिल करो, चाहे चीन तक जाना पड़े। तो आप क्या मैसेज देंगी अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनको? एजुकेशन के ताल्लुक से आपने इतनी तकलीफें झेली हैं, और आपके माँ बाप की, मम्मी डैडी की दुआ है आपकी कि आप वापस आए यहाँ पर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साथियों को जो स्टूडेंट्स आपकी तरह, उनको क्या मैसेज? कंट्री तो बहुत ही सेफ है, वो ऐसा इंडियन स्टूडेंट के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, बस एक्चुअली वो कंट्री का लड़ाई है ना, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। वो अभी कुछ महीने में वो सब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद तो एजुकेशन अच्छे है वहाँ के बच्चे सारे एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, जो अपना PG के होते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा कोई पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, बस ये कंट्रीज के अपने आपसी प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ठीक है। जैसा कि और भी बच्चे और फंसे हैं वहाँ पर, तो हमारे माध्यम से हिंदुस्तान सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? बच्चे का ये बस थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ कि बस वो जो कह रहे थे एम्बेसी वाले कि बॉर्डर क्रॉस कर लो तो हेल्प करेंगे, क्योंकि बॉर्डर तक जाना ही तो मेन प्रॉब्लम था वहाँ पे। उस वक्त अगर थोड़ा हेल्प हो जाता तो और आसानी हो जाती, बस ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि अभी जो फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनके लिए यहाँ की सरकार से किस तरह की आप मांग करोगे? ट्रेन में अभी बच्चे जो फंसे हैं, अभी एक्चुअली सारे बच्चे ये सुमी के बच्चे थोड़े फंसे थे, अभी वो भी इवैक्यूएट पोलैंड बॉर्डर पहुंच 654 कुछ स्टूडेंट्स वापस आए वहाँ से। हाँ पोलैंड पहुंच गए वो लोग, अब उनका भी वो इवैक्यूएशन हो जाएगा। बाकी अभी ज्यादातर इंडियन एम्बेसी सब कुछ किया है, बच्चे निकल गए। कहेंगी आपकी बच्ची सही सलामत आपके घर आ गई, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पैसे ये चल जाएंगे, लेकिन हमारी बच्ची आगे सही सलामत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हमको उम्मीद ही नहीं था हमारी बच्ची आएगी। नहीं, आपकी दुआएं हैं ये, आपकी दुआएं है कि वो वापस आ गई है जी। और वही इतना बम बारूद चल रहे थे दिल्ली के, एकदम हमारा घबराहट से बहुत परेशानी हालत थी। न्यूज़ देख करके जो है जी बहुत हालत, अल्लाह का शुक्र है। उभरने काफी वक्त लगेगा आपको, क्योंकि जैसे कि एक बाप की एक होता है हौसला बुलंद रहता है, जब आपको पता चला कि आपकी बेटी वहाँ इतनी तकलीफ में, तो आपको उस टाइम पे क्या एहसास और क्या महसूस हो रहा था? हम लोग तो समाचार के अंदर हमेशा देखते रहे क्या हालात हो रहा है, यार बेटी से हम लोग वीडियो कॉल में बात किए हैं,
वहाँ का ऐसा हालत था कि बंकर के अंदर 5-6 दिन तक वो लोग उनको रखे हैं, जबकि उस टाइम खाना पीना ख़त्म हो चुका था। तो उस टाइम एकदम थोड़े थोड़े उनके पास जो बैग के अंदर सामान रहता वही सब खा के गुजारा करते थे। अब निकलने का कोई स्रोत नहीं है और भारत सरकार वहाँ से कोई हेल्प करके उनको निकालने का कोई चांस नहीं दिख रहा था, एकदम बेसहारा बन गए। आखिरकार लास्ट में 4 दिन गुजरने के बाद में 5वां दिन जब वो लोग निकले हैं तो 1100 बच्चे एक साथ में वहाँ से अपने हथेली में मौत लेके निकल रिस्क गए लेकर, हाँ। और पूरा लाइन से निकलते हुए गए हैं। और उस दिन ये स्टेशन पहुंच रहे थे वो लोग। वोक्जाल स्टेशन। वोक्जाल वोक्जाल स्टेशन, खार्किव के वोक्जाल स्टेशन में वो लोग पहुंच रहे थे। उनको ये बोला गया कि तुम लोग किसी भी कीमत में स्टेशन में पहुंच जाओ, मगर वो लोग स्टेशन में पहुंचने के लिए जैसे ही वहां से निकले तो कैसा वैसा करके 22 किलोमीटर तक पैदल गए वो लोग। अब बच्ची जिंदगी में चली नहीं है। अब 22 किलोमीटर जब चली है और उस दिन ऊपर से रोजा भी थी, उपास भी थी, रोजा थी उस दिन। अब रोजे की हालत में पीठ में बैग लिए हुए और ऊपर से चारों तरफ बम ब्लास्ट चालू है और ऐसा हालत में 22 किलोमीटर पैदल गई है। और उसके बाद वहाँ स्टेशन में जब पहुंचे तो उनके सामने एक ट्रेन गुजर गई है, वो यूक्रेनियों ने उनको चढ़ने नहीं दिए। उसके बाद दूसरा ट्रेन गया, फिर तीसरा ट्रेन गया, यह हालात है। उसके बाद फिर ऑर्डर आया कि तुम लोग वहाँ से पिसोसीन पहुंच जाओ। बाय वॉक वो भी 6 बजे और बजे कुछ जल्दी गड़बड़ भाग। बम ब्लास्ट होने वाले हैं, तो 6 बजे से पहले तुम लोग वहां से निकल जाओ। जब ऐसा टीवी में भी दिखाया और बच्चे लोग वहां से निकले तो वो टाइम तो हम लोगों के घर के अंदर एकदम मातम ही था। एक तरफ रोने धोने का माहौल था कि अब वहां से पिचोसिन कैसे पहुंचे। तो वहां से फिर 12 किलोमीटर, तो अंदाजा लगाइए 34-35 किलोमीटर वो लोग ये बच्चे पैदल गई है वहाँ। और जिस टाइम वो लोग गए हैं तो सर के ऊपर से बम जाके घिरता था, ये हालत में जाके पहुंचे। उस टाइम हमारे दिल के अंदर क्या बीता होगा, घर के अंदर सिर्फ रोने धोने के माहौल के सिवा कुछ नहीं। जिस तरह की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया बता, इसमें सच्चाई तो ये है कि मोदी जी ने जो भी अपना ऑर्डर है उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए है, पैसा खर्च करने के लिए दे दिया है, मगर बच्चे लोग बॉर्डर पहुंचने से पहले जो जिस टाइम उनको जरूरत था उस टाइम कोई हेल्प उनको मिला नहीं है। यहाँ तो के पिचोसिन के अंदर 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर एक टाइम सिर्फ क्या देते थे, सिर्फ सूप देते थे, और वो भी सूप थोड़ा सा और उसके साथ ब्रेड का एक टुकड़ा। अब ये बच्चे लोग 24 घंटा के अंदर एक बार इतना सा सूप और एक ब्रेड का टुकड़ा खा के गुजारा किया। उसके बाद में तीसरा दिन जब बास से निकला तो बास 2 बास लेके निकल गए। उसके बाद में फिर 3 बासें आए हैं। अब 3 बास के अंदर बच्चे लोग इतने हैं और उसके बाद फिर बस आने वाले भी नहीं है। तो उस टाइम फिर दूसरा बस आया भी नहीं है। उस टाइम मोदी जी की तरफ से वहाँ कोई गाड़ी या कुछ पहुंचा नहीं है। 4 घंटे बस, मतलब सिर्फ दावे वहाँ से मौत के जैसा बच्चे लोग वहाँ से निकल के और उस बस में 4 घंटा खड़े होके गए। ओके कोल टावर तक। ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।